बच्चों हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 15। ठीक है, आज ये पूरा हो जाएगा पॉलीमर और कल हम आपको टेस्ट देंगे। आपने टेस्ट देख करके और हमें क्वेश्चन आंसर लिख करके भेजने हैं। बच्चों इसमें एक तो टॉपिक बचा हुआ है वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। ठीक है, तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ क्या है? देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ नेचुरल रबड़। हमने पहले भी बताया था आपको कि नेचुरल रबड़ क्या होता है। अगर जो नेचुरल रबड़ होता है ना उसमें सल्फर मिला दें तो उसका वल्केनाइजेशन हो जाता है, क्योंकि जो नेचुरल रबड़ होता है वो चिपचिपा होता है और टायर वगैरह में यूज नहीं हो सकता। तो हम उसमें सल्फर मिला करके उसकी लंबी उम्र बढ़ा देते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो नेचुरल रबड़ की पहले मैं बता देता हूँ। नेचुरल रबड़ का जो मोनोमर है वो है भाई आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों ये है आइसोप्रीन। क्या है ये? आइसोप्रीन है। ठीक है, हमने इसके आगे N लगा दिया। वैसे इसका नाम क्या बनेगा? 1 2 3 4 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन बनेगा ना। कॉमनली इसको आइसोप्रीन बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये CH2 है, इसकी चेन इधर चला दी, C यहाँ पर H और आ जाएगा एक, नहीं 1 2 3 नहीं आएगा यहाँ पर H। अच्छा ये C, अब इसके ऊपर क्या है भाई? CH3 है, यहाँ पर क्या है? CH और CH2, और बच्चों चेन चला दी हमने, N लगा दिया। अब देखो इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, यहाँ तो ये डबल बॉन्ड पूरी कर रहा था, अब इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो पा रही तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? पॉली आइसोप्रीन हो गया। ये नेचुरल रबड़ है, ये बहुत सी आइसोप्रीन जुड़ती हैं तो ये बनता है ये आइसोप्रीन। ये कच्चा रबड़ होता है, टपक टपक के आता है, लेटेक्स जिसको कहते हैं ना, वो बूंद बूंद करके जुड़ करके फिर ये बन जाता है। तो ये हो गया पॉली आइसोप्रीन। क्या है ये? पॉली आइसोप्रीन। बच्चों ये ही वो रबड़ है, कच्चा रबड़ है, लेकिन इसकी कोई आइटम नहीं बन पाते। टायर बनाओगे तो भाई कच्चा रबड़ है, खींचोगे टूट जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसा बनाते हैं ताकि ये टायरों में और ट्यूब के अंदर यूज हो सके। ट्रक के, बसों के टायर ट्यूब बनते हैं ना, तो इसमें सल्फर मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? सल्फर। जो नेचुरल रबड़ है उसमें सल्फर मिला करके उसको मजबूत बनाना वल्केनाइजेशन कहलाता है। तो अगला टॉपिक हमारा है वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ में क्या है बच्चों कि जो रबड़ है उसके अंदर मैंने बताया सल्फर मिला करके उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देना क्या कहलाता है? वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ कहलाता है। तो मैं प्रोसेस लिख देता हूं, द प्रोसेस इन विच क्या करते हैं इसके अंदर? हीटिंग द नेचुरल रबड़ इन प्रॉपर, वी हीट द natural rubber with sulfur to improve the quality and durability ड्यूरेबिलिटी ऑफ रबर। क्या होता है बच्चों, इसमें सल्फर मिलाने से क्या हो जाता है कि हाई टेम्परेचर को सहन करने वाला बन जाता है और इसकी मजबूती बढ़ जाती है।
ये पहले 2 महीने चल रहा था, तो अब ये 2 साल चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें करते कैसे हैं, इसके अंदर सल्फर मिला देते हैं हम। कैसे मिलती है, देखो इसमें ये हमारा कंपाउंड था, ये जो वाला है ना, ये वाला, तो इसमें हमने देखो क्या है, CH2, उसके बाद C, डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा है भाई, और यहाँ पर CH3। ये पॉलीआइसोप्रीन है ना, मतलब ये नेचुरल रबड़ है। हमने इसमें क्या मिलाना है, सल्फर मिलाना है बच्चों। क्या मिलाना है, सल्फर मिलाना है, S8। इसके बहुत से मॉलिक्यूल ले लिए, इस सल्फर के मॉलिक्यूल ले लिए। सल्फर का एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम जुड़े होते हैं। ठीक है, हम इसको हीट कर देते हैं। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, लगभग 373 से 415 केल्विन। मैं इसको नीचे का बना रहा हूँ बच्चों, 373 केल्विन से लेकर के 415 केल्विन तक का टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब बहुत से एक बर्तन के अंदर जिस भी मशीन में करते हैं उसमें नेचुरल रबड़ डाल देते हैं, उसमें सल्फर डाल देते हैं, उसको मिक्स करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं। अब ये जो सल्फर के मॉलिक्यूल है ना, ये इनके बीच में आ जाएंगे, और बीच में आने से क्या होगा, इनके बीच में मजबूती आ जाएगी। तो कैसे, देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसमें CH2 ये रहा भाई, ये C रहा, ये CH3 रहा आपका। देखो ये CH3 था ना, ये मैंने ऊपर लगा दिया। ये रहा आपका CH, ये रहा आपका CH2। ये बॉन्ड आगे चल रहा है, चलता रहने दो भाई। अगला मॉलिक्यूल इसमें फिर शुरू हो गया। देखो ये CH2 था ना, ये दूसरा मॉलिक्यूल शुरू हो गया, CH2, ये CH3 रहा, ये C रहा, ये CH2 रहा। अब बच्चों देखो यहाँ डबल बॉन्ड था, ऊपर था ना, ये डबल बॉन्ड था, ये बॉन्ड नीचे आ जाएगा और यहाँ पर सल्फर आ जाएगी। अब दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा इसके नीचे लगा दो, क्या, CH2, उसके बाद C, नीचे क्या आ जाएगा, CH3, उसके बाद CH, फिर क्या भाई, CH2। ठीक है, एक मॉलिक्यूल था ना, ये रहा आपका एक मॉलिक्यूल, ये ऐसा ही तो है। अब क्या हुआ, इसके बीच में सल्फर आ गया ये। इसी तरह से अब ये दूसरा मॉलिक्यूल CH2C, नीचे क्या भाई, CH3, उसके बाद CH2, और ये बहुत से मॉलिक्यूल चल रहे हैं। अब इसके बीच में भी क्या आ गया, सल्फर आ गया। तो अब देखो ये आइसोप्रीन की चेन चल रही थी, ये आइसोप्रीन की चेन रबड़ था, इनके बीच में दोनों चेन को आपस में जोड़ दिया। किसने जोड़ दिया, सल्फर ने। इसमें भी किसने जोड़ दिया, सल्फर ने। अब इसी तरह से ये चेन चलती रहेगी, तो ये रबड़ है ना, इसमें सल्फर जुड़ती रहेगी, ये जो चेन है ना, ये आपस में जुड़ती रहेगी। तो कैसे था, देखो पहले ये चेन ऐसे थी, पहले ये चेन ऐसे थी, अलग अलग पड़ी हुई थी। अब हमने इसमें क्या मिला दिया, सल्फर मिला दिया। ठीक है, सल्फर मिलाने के बाद बच्चों ये चेन अब ऐसी बनेगी, देखो अब इसमें जगह जगह बीच में क्या आ गई, सल्फर आ गई। इसके और इसके बीच में भी क्या आ गई, सल्फर आ गई। इसके और इसके बीच में भी क्या आ गई, सल्फर आ गई। ठीक है, ये सल्फर आ गई इसमें। तो पहले ये अलग अलग थे, ये बहुत से मोनोमर पड़े थे, पता नहीं कितने हजार थे। हमने इसमें बहुत सी सल्फर डाल दी, सल्फर अपने आप इनके बीच में बॉन्ड बना लेती है। तो ये क्या हो गया, वल्केनाइज रबड़। वल्केनाइज्ड रबड़ मतलब अब ये रबड़ मजबूत हो गया। ठीक है भाई, बॉन्ड एक्स्ट्रा बॉन्ड बढ़ गए तो भाई मजबूत हो गया। तो ये वल्केनाइज रबड़ हो गया, ये भी है और ये भी है वल्केनाइज्ड रबड़। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये टॉपिक था इसमें। अच्छा, दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो अब है इसके अंदर कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। बच्चों पॉलीमर जो है ना, वो लंबे मॉलिक्यूल होते हैं, इनका जो वेट होता है वो लंबा होता है। तो हमें टॉपिक हमारा है मॉलिक्यूलर मासेज ऑफ पॉलीमर्स। मोलिकुलर masses of polymers।
बच्चों पॉलीमर क्या पता नहीं उसमें कितनी यूनिट जुड़ी हुई है, 5 लाख जुड़ी हुई है कि 50,000 जुड़ी हुई है कि 500 जुड़ी हुई है। अब उसका मोलिकुलर मास निकालना है तो एग्जैक्ट तो नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं एवरेज के द्वारा निकालते हैं। क्या करते हैं एवरेज। हाँ, नेचुरल जो पॉलीमर है जैसे प्रोटीन है वो हमारे शरीर में बनता है, उसका मोलिकुलर मास फिक्स होता है, उसका मोलिकुलर वेट फिक्स होता है। क्यों, अगर छोटा बड़ा बन गया तो फिर वो दिक्कत करेगा शरीर में। तो जो नेचुरल होता है उनका तो क्या होता है फिक्स होता है, लेकिन जो सिंथेटिक होता है ना उनको ऑलवेज एवरेज के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। द मोलिकुलर मास ऑफ polymers expressed in average। बच्चों कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एवरेज के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब जो मोलिकुलर पॉलीमर का दो तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं। द मोलिकुलर मास ऑफ ए पॉलीमर कैन बी expressed in two ways। कितने में बच्चों, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है भाई हमारा, पहला तो नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। क्या है, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। इसको बच्चों हम ऐसे लिखते हैं, MN इसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, इसको लिखते हैं नंबर मोलिकुलर एवरेज मास। इसमें क्या करते हैं, इसको निकालने का तरीका ये है भाई, MN इज इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 एंड सो ऑन अपॉन N1 N2 N3 सो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वेयर जो M1 और N1 है वो क्या है, N1 N2 N3 एटसेट्रा आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं भाई। क्या है ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए एक ये चेन है, इसमें ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, पता नहीं कितने हैं, 5,000 है मान लो। तो एक मॉलिक्यूल का मास, ये इस मॉलिक्यूल का मास होगा, ये इस मॉलिक्यूल का नंबर हो गया। दूसरा उसका मास, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को उनके मास से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो और फिर टोटल मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात भाई। इसका कितना नंबर है इसके अंदर, वो और उसका मास मल्टीप्लाई कर दो, इसका और इसका कर दो, फिर इन सबको मास और इनको जोड़ दो आपस में। जैसे N1 क्या है, इसका नंबर, M1 क्या है, इसका मास, इसका नंबर और मास ये होगा, इसका नंबर और मास ये हो गया। अब इन सबको जोड़ दीजिए और टोटल कितने मोनोमर है ना, उन मोनोमर की संख्या से डिवाइड कर दीजिए। N1 N2 N3 आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। M1 M2 M3 आर M1 M2 M3 क्या है भाई, मॉलिक्यूलर मासेज हैं, मॉलिक्यूलर मासेज। तो एक तो बच्चों ये हो गया। इसको अगर और शॉर्ट में लिखना है तो मैं ऐसे लिख देंगे, M1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन N1 Ni Mi, मतलब इन्फिनिटी है और Ni से पता नहीं, हमें आई का मतलब इन्फिनिटी है, कितने नंबर हैं कितने हैं इसके नहीं पता। तो ये तो पहला था हमारा क्या भाई,
मोलिकुलर मास निकाला, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। ठीक है बच्चों, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। दूसरा जो तरीका है निकालने का वो है भाई वेट एवरेज, वेट एवरेज मोलिकुलर मास, वेट एवरेज मोलिकुलर मास। इसमें बच्चों क्या निकालते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन और नीचे लगा देते हैं डब्लू, समझे कि नहीं। इसमें वेट और मोलिकुलर मास लेते हैं, उसमें नंबर लिया था, उसमें नंबर नहीं लिया, इसमें हम क्या लेंगे, उस मोनोमर का वेट और उसका मोलर मास, मतलब एक एटम का मास और कितने एटम है उन सब का जोड़ देंगे तो उसका मोलर मास आ जाएगा। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन में क्या भाई M1 M2 M3। क्या है भाई यहाँ पर M क्या है, वेयर M1 M2 M3 छोटे M1 M2 M3 आर क्या है भाई, ये मास ऑफ ए मोनोमर, मास ऑफ स्पीसीज मोनोमर। M1 M2 M3 क्या है, मास ऑफ स्पीसीज का एटम का मास है, मोनोमर के अंदर जो एटम है ना उसका मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, पूरे मॉलिक्यूल्स का मास है वो। तो ये इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका टॉपिक। अब इसमें एक टॉपिक और बच जाता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं बच्चों जो आसानी से अपने आप नष्ट हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। which are decomposed easily by microorganisms। ठीक है, जो अपने आप हो जाते हैं, इसमें ज़्यादातर नेचुरल आते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, और भाई हमारे जितने इसे जो नेचुरल में आते हैं ना, स्टार्च है, ये इसके अंदर आ जाते हैं। सेलुलोज है, ये क्या है, डिग्रेडेबल में आते हैं। नॉन डिग्रेडेबल जो आसानी से नष्ट नहीं होते, विच आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे प्लास्टिक हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, है ना, ये बैकेलाइट हो गए। तो ये क्या है, ये नॉन डिग्रेडेबल में आते हैं। तो ये था आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल आपको टेस्ट देना है। ठीक, तो ये अगर एक ही जैसे से बनते हैं उनको होमोपॉलीमर भी कह देते हैं, अलग अलग तरह के मोनोमर से जुड़कर बनते हैं उनको कोपॉलीमर भी कह देते हैं।